नमस्कार, मैं राघव कुमार आपका बहुत स्वागत करता हूं राघव वैल्यू इन्वेस्टिंग में। जैसे जैसे यूनियन बजट 2024 पास आ रहा है, वैसे ही फाइनेंशियल वर्ल्ड और स्टॉक मार्केट के हर हिस्से से अलग अलग तरह की एक्सपेक्टेशंस हैं, अलग अलग तरह के फियर्स हैं। काफ़ी ब्रोकरेजेस को लगता है कि जो पॉलिसीज़ चल रही हैं वो कंटिन्यू रहेंगी और कैपिटल एक्सपेंडिचर पर काफ़ी फोकस रहेगा, लेकिन मार्केट पार्टिसिपेंट्स थोड़ा जिटरी हो रहे हैं ओवर द पॉसिबिलिटी ऑफ अ हाइक इन कैपिटल गेन्स टैक्स। कैपिटल गेन्स टैक्स एक ऐसी चीज़ है जो कि हर साल बजट से पहले स्टॉक मार्केट को थोड़ा सा वोलेटाइल बना देती है। क्योंकि पार्टिसिपेंट्स अभी भी डिवाइडेड हैं इस पर्टिकुलर कॉज पे, तो इसलिए कैपिटल गेन्स टैक्स कंटिन्यू करता है, वॉच लिस्ट में हमेशा ऊपर की तरफ रहता है और ज़्यादातर जो स्टॉक मार्केट वेटरन्स हैं उनका काफ़ी ज़्यादा फोकस इस पर रहता है। तो मार्केट वेटरन्स की क्या एक्सपेक्टेशन है इस बजट से, जो कि अब कुछ ही दिन के बाद टेबल होने वाला है। ट्विटर जो कि अब एक्स बन गया, उस पर एक पोस्ट में एक मार्केट वेटरन ने ये कहा है और खासतौर से सरकार को ये एडवाइस भी दी है कि कैपिटल गेन टैक्स रिजीम को ज़रा भी छेड़ा ना जाए। इस पूरे बजट में और मार्केट्स को स्टेबल बनाने के लिए एक की पॉइंट रहेगा कि इन्वेस्टर्स को ओवरलुक ना किया जाए, उन्हें फॉर ग्रांटेड ना लिया जाए। उनका ये भी बिलीव करना है कि स्टेबिलिटी क्रूशल है और गवर्नमेंट को किसी भी तरह के कैपिटल गेन टैक्स में, टर्म्स में या रेट्स में एब्रप्ट चेंजेस नहीं करने चाहिए, क्योंकि ऐसे मूव्स मार्केट सेंटिमेंट को काफ़ी वीकन कर सकते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि कैपिटल गेन टैक्स हमेशा स्पॉटलाइट में रहता है इन्वेस्टर सर्कल्स में बजट के रनअप में। मार्केट पार्टिसिपेंट्स हर साल थोड़ा जिटरी हो जाते हैं इस कंसर्न पे कि कहीं कैपिटल गेन टैक्स में हाइक ना हो जाए या इसके टर्म्स एंड कंडीशंस या होल्डिंग पीरियड में कोई चेंजेस ना आ जाए, खासतौर से अगर इसका पीरियड 1 साल से बढ़ा के 3 साल तक किया जाता है। इसी लाइंस पे एक वेटर इन्वेस्टर ये भी कहते हैं कि मार्केट के लिए बेस्ट बजट वो होगा जिसमें कोई भी चेंजेस ना किया जाए। उन्होंने एम्फेसाइज किया है कि इक्विटीज करेंटली बैलेंस है और टैक्सेशन अनचेंज रहना चाहिए ताकि इक्विलिब्रियम मेंटेन हो सके। इसके अलावा उनका ये भी कहना है कि भारत सरकार को टैक्स एग्जेम्पशन को 12 लाख रुपए पर साल तक इंक्रीज करना चाहिए। इससे कंजम्पशन को एनकरेजमेंट मिलेगा और टैक्स पेयर्स के हाथ में ज़्यादा पैसा रहेगा। लेकिन उनका ये भी कहना है कि बजट बनाते समय इस बात पे ध्यान नहीं दिया जा सकता कि इन्वेस्टर्स क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। जो भी बजट आए वो हमारे देश के लिए अच्छा होना चाहिए और आगे की ग्रोथ के लिए अच्छा होना चाहिए। एक कॉन्ट्रेरियन व्यू लेते हुए एक इन्वेस्टर का ये भी कहना है कि फाइनेंस मिनिस्टर के कैपिटल गेन्स टैक्स को अगर वो चेंज करना चाहते हैं तो इस समय ये एक अच्छा टाइम है। उनके हिसाब से काफ़ी चांसेस हैं कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स को छेड़ा जाएगा। इसमें टैक्स रेट भी इंक्रीज किया जा सकता है, 10 से 15 या 20% किया जा सकता है, या इसका टेन्योर 12 महीने से बढ़ा के 24 महीने या 36 महीने भी किया जा सकता है। यानी कि जो भी 1 साल का होल्डिंग पीरियड है जिसके ऊपर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लागू हो जाता है, हो सकता है ड्यूरेशन बढ़ के 2 साल या 3 साल हो जाए और उससे कम में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगे और लॉन्ग टर्म में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगे। उनका ऐसा मानना है कि अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स के साथ कोई भी छेड़खानी की गई तो वो मार्केट्स को बहुत ज़्यादा एडवर्सली इफेक्ट नहीं करेगी। इसके लिए उनके रीजंस हैं कि 95% जो वॉल्यूम स्टॉक मार्केट्स में जनरेट होती है वो फ्यूचर और ऑप्शन मार्केट से होती है। तो इसलिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर सिर्फ 5 से 10% है। अगर इन 5 से 10% इन्वेस्टर्स पे थोड़ा टैक्स बढ़ा भी दिया गया, जिसको हम रिटेल इन्वेस्टर की कैटेगरी में रखते हैं, तो ये मार्केट्स को एडवर्सली अफेक्ट नहीं करेंगे। अब उन्होंने तो बहुत आसानी से इस बात को कह दिया, लेकिन अगर मुझ जैसे और आप जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स को 5% या 10% ज़्यादा टैक्स देना पड़ा या फिर टैक्स की ड्यूरेशन चेंज हुई या उसके रेट्स चेंज हुए, तो डेफिनेटली ये इन्वेस्टर सेंटिमेंट को काफ़ी हद तक नेगेटिव इंपैक्ट करेगा। काफ़ी वेटरन्स का ये मानना है कि नो चेंज इज़ द बेस्ट थिंग, लेकिन मासेस को अट्रैक्टिव बनाने के लिए इन्वेस्टर फ्रेंडली तो मार्केट को बनाना ही पड़ेगा। उसके लिए यूनियन बजट में कुछ ना कुछ ऐसे चेंजेस आने चाहिए जो कि एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए स्टॉक मार्केट्स को और ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाए, या फिर एक रिटेल इन्वेस्टर के हाथ में थोड़ी डिस्पेंसेबल इनकम और हो। इसके लिए या तो टैक्स परसेंटेज को कम किया जाए या फिर टैक्स एग्जेम्पशन को बढ़ाया, यानी कि इनकम टैक्स में जो भी एग्जेम्पशंस की लिमिट है उसको बढ़ा करके 12 लाख या 15 लाख रुपए किया जाए। इससे ना सिर्फ स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग को काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा, बल्कि कंज्यूमर गुड्स की सेल्स में भी बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा। कंजम्पशन की स्टोरी हमेशा किसी भी इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर हम जीएसटी के कलेक्शंस को देखें तो पिछले 2-3 साल से ये कंटिन्यूअस अप ट्रेंड में रहे हैं। लगभग हर महीने जीएसटी कलेक्शंस पिछले महीने से ज़्यादा रहते हैं, लेकिन डेटा ये सजेस्ट करता है कि पैंडेमिक के बाद पहली बार पिछले कुछ महीनों में जीएसटी कलेक्शंस की ग्रोथ में थोड़ा सा गिरावट आई है। दूसरी तरफ इस बात को ऐसे भी देखा जा सकता है कि जब जीडीपी ग्रोथ रेट 8% के करीब है और जीएसटी कलेक्शंस लगातार हर महीने बढ़ रहे हैं, तो एफएमसीजी कंपनीज के स्टॉक्स बूम क्यों नहीं कर रहे, जिसमें HUL, नेस्ले और ब्रिटानिया जैसी कंपनीज आती हैं। लेकिन वेटरन इन्वेस्टर्स का ये मानना है कि इस समय भारत की इकोनॉमी पूरी तरीके से ऑन ट्रैक है और एक्सट्रीमली अपबीट है और आने वाले 4 सालों में वो भारत की मार्केट कैपिटलाइजेशन को $10 ट्रिलियन पे देख रहे हैं।
BSE की जो लिस्टेड कंपनीज हैं उनकी टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन $5 ट्रिलियन को ऑलरेडी टच कर चुकी है, यानी कि करीब 415 ट्रिलियन रुपीस को। इसका मतलब है कि पिछले एक साल में करीब $633 बिलियन इस मार्केट कैपिटलाइजेशन में ऐड हुए हैं। CNBC TV 18 से बात करते हुए एक वेटरन इन्वेस्टर ने यह भी कहा था कि इक्विटी इन्वेस्टिंग को रिटेल इन्वेस्टर कैटेगरी के लिए ज्यादा अट्रैक्टिव बनाना चाहिए, इससे कैपिटल मार्केट प्ले और बड़ा हो जाएगा। जुलाई 1 को सेबी ने एक सर्कुलर रिलीज किया था जिसमें मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशंस यानी कि MIIs, जिसके अंदर आते हैं स्टॉक एक्सचेंजेस, डिपॉजिटरीज और क्लियरिंग कॉर्पोरेशंस, उन्होंने अपने मेंबर से यूनिफॉर्म फी चार्ज करने के लिए कहा था और कोई भी रिबेट ऑफर करने के लिए मना किया था, जिससे कि वॉल्यूम्स को इंक्रीज किया जा सके। डेफिनेटली जब तक बजट नहीं आता ये फेज स्टॉक मार्केट्स के लिए काफी वोलेटाइल रहेगा, क्योंकि ये देखना बहुत जरूरी है कि एक्चुअली बजट में क्या अनाउंस होता है। क्योंकि इस समय हमारे सामने क्वार्टरली रिजल्ट्स भी आ रहे हैं, तो स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट तो हमें देखने के लिए मिलेगा ही, और मार्केट को ओवरऑल किस सेंटिमेंट की तरफ बढ़ना है ये डेफिनेटिवली बजट के बाद ही डिसाइड हो पाएगा। मॉर्गन स्टैनली के एनालिस्ट ने एक नोट में लिखा था कि इंपॉर्टेंट है ये देखना कि जनरली मार्केट्स बजट के इमीडिएटली बाद किस तरीके से बिहेव करते हैं। उन्होंने कई साल के डेटा को एनालाइज करने के बाद ये कहा कि 2 आउट ऑफ एवरी 3 टाइम्स मार्केट बजट आने के 30 दिन के बाद गिरते हैं। इस तरह के फॉल की प्रोबेबिलिटी 80% और इंक्रीज हो जाती है अगर बजट से पहले के जो 30 डेज हैं, यानी कि बजट से पहले का जो एक महीना है, उसमें मार्केट्स ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं। पिछले 30 साल के डेटा में सिर्फ 2 बार ऐसा हुआ है कि स्टॉक मार्केट्स बजट आने से 1 महीने पहले और 1 महीने बाद तक लगातार बढ़ते रहे। इस साल इंडिया के स्टॉक मार्केट्स एब्सोल्यूट और रिलेटिव बेसिस दोनों पे ही काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, और अब ये देखना जरूरी है कि क्या ये ग्रोथ मोमेंटम कंटिन्यू रह सकता है। ये सारी बातें मॉर्गन स्टैनली के लीड एनालिस्ट रिदम देसाई ने लिखी थी अपनी एक रिसर्च पेपर में, जिसको उन्होंने को ऑथर किया था शीला राठी और नयंत पारिक के साथ। अगर किसी भी तरह के टैक्स कट्स आते हैं तो वो डेफिनेटली कंजम्पशन को बूस्ट करेंगे। हायर सब्सिडीज जो हैं स्पेशली रूरल हाउसिंग में, एक्सपैंडिंग स्कोप ऑफ PLIs को, स्पेशल असिस्टेंट टू स्टेट्स एंड एडिशनल हेल्थ केयर कवरेज, ये सारी बातें इन्वेस्टर सेंटिमेंट ओवरऑल इकोनॉमी को काफी बूस्ट करने में हेल्प करेंगी। सिटीजंस की एनुअल इनकम 10 लाख रुपए तक है, अगर उनके लिए किसी भी तरीके से टैक्स को रिलैक्स किया जा सकता है तो ये बहुत ज्यादा इंकरेज करेगा उन सिटीजंस को सिंप्लीफाइड टैक्स रेजिम की तरफ शिफ्ट होने के लिए। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी माना जा रहा है कि ऐसी पॉसिबिलिटी है कि फ्यूचर और ऑप्शंस की जो इनकम है उसके टैक्स ट्रीटमेंट में कुछ चेंजेस आ सकते हैं, ताकि रिटेल पार्टिसिपेशन को डिस्करेज किया जाए डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग में। अब एक्चुअली में रिटेल पार्टिसिपेशन डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग में डिस्करेज होना चाहिए, एनकरेज होना चाहिए, या उसे एज इट इज छोड़ देना चाहिए, ये तो एक मैटर ऑफ सॉलिसिटेशन है और मैटर ऑफ डिबेट है। इस बजट में जॉब क्रिएशन सपोर्टेड थ्रू कैपिटल एक्सपेंडिचर, टारगेटेड सोशल सेक्टर स्पेंडिंग और फोकस ऑन विकसित भारत काफी ज्यादा फोकस में रहने की उम्मीद है। बजट एक मीडियम टर्म प्लान के लिए रोड मैप भी दे सकता है और फिस्कल कंसोलिडेशन बियॉन्ड FY26 के लिए भी एक रोड मैप दे सकता है। हम अज्यूम नहीं कर सकते कि रिडक्शन होगा किसी भी तरह के पर्सनल इनकम टैक्स में, बेस केस में, लेकिन कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं कि गवर्नमेंट कुछ फिस्कल स्पेस यूज कर सकती है टू प्रोवाइड टैक्स रिलीफ टू मिडिल क्लास इनकम टैक्स पे। साथ ही साथ हमें कुछ अनाउंसमेंट्स को भी वॉच आउट करने पड़ेगा, स्पेशली जो अफेक्ट करेंगे एग्रीकल्चर को, स्टार्टअप्स, हाउसिंग, रेलवेज, डिफेंस, लैब ग्रोन डायमंड्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर्स, एरोस्पेस, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, टेक्सटाइल्स, फूड प्रोसेसिंग और रिन्यूएबल्स में। हमें आंध्र प्रदेश और बिहार पर डायरेक्टेड स्पेंड को भी देखना पड़ेगा। इस बजट में आंध्र प्रदेश और बिहार की तरफ क्या स्पेंड्स डायरेक्ट की जाएंगी, इनको देखना भी बहुत इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि ये वो 2 की स्टेट्स हैं जहां से गवर्नमेंट की बहुत इंपॉर्टेंट अलाइज आती हैं। इस समय शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स 15% पे हो सकता है, इसे बढ़ा करके चेंज किया जाए। रूरल इकोनॉमी पे जोर देना, जॉब क्रिएशन थ्रू लेबर इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग, सपोर्ट फॉर MSMEs, स्किल और हाई क्वालिटी सर्विसेज जॉब्स को बढ़ावा देना, ये बातें भी इस बजट में की फोकस में रह सकती हैं। एक रिड्यूस्ड पॉलिटिकल मैंडेट ज़्यादा पॉलिटिकल कैपिटल स्पेंड करने की ज़रूरत करेगा behind passing structural reforms like land reform and farm sector reforms। दूसरी तरफ नोमुरा का ऐसा मानना है कि पिवट से पॉपुलिज्म की तरफ उनकी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। इंस्टेड वो एक्सपेक्ट करते हैं कि केपेक्स पे कंटिन्यूड फोकस रहेगा और फिस्कल कंसोलिडेशन लाइकली है। जो भी इलेक्शन आउटकम चेंज हुआ है, जिसकी वजह से थोड़ा सा पॉलिटिकल मैंडेट चेंज हुआ है, उससे किसी भी तरह के मैक्रो आउटलुक पे कोई फर्क नहीं आता और किसी भी तरह के पॉलिसी में मेजर चेंजेस एक्सपेक्टेड नहीं है। जबकि टैक्स एस्टिमेट्स चेंज नहीं हो सकते, रिकॉर्ड हाई RBI डिविडेंड्स गवर्नमेंट को हेल्प कर सकते हैं टू स्पेंड एन एडिशनल अमाउंट ऑफ अबाउट 1.1 ट्रिलियन रुपीस दिस ईयर। इससे फिस्कल डेफिसिट टारगेट 5% ऑफ GDP तक रिड्यूस हो जाएगा। अगर इन सारी बातों को एक साथ देखा जाए तो इस समय बहुत सारे अंदाजे हैं, बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस हैं और एक बहुत बड़ी लिस्ट है पॉसिबिलिटीज़ की। किस किस सेक्टर की तरफ फोकस हो सकता है, क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं। एज एन इन्वेस्टर सबसे बड़ा फोकस सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर्स का 2 ही चीज़ों पे होगा, रेट चेंजेस इन पर्सनल टैक्स और दूसरा रेट चेंज इन द इनकम जनरेटेड फ्रॉम द स्टॉक मार्केट, चाहे वो
लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में हो, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग में हो या फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट में हो। आपको क्या लगता है कि बजट में किस तरह के चेंजेस आ सकते हैं, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। बजट 2024 के रनअप में जैसे भी चेंजेस होंगे, जो भी डेवलपमेंट्स होंगे, हम कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचा सकें। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। जय हिंद।